कहते हैं कि बंटवारा किसी मुल्क की सिर्फ जमीन का ही नहीं होता, बंटवारा लोगों की भावनाओं का भी होता है। लकीरें जो सरहदों पर खींची जाती है, वह लोगों के दिलों पर भी गहरे निशान छोड़ जाती है। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को ऐसा ही एक विभाजन हमारे देश भारत का भी हुआ था, जिसके बाद एक नया देश पाकिस्तान बना और इस विभाजन की त्रासदी के कारण लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाई और करोड़ों लोगों ने अपना घर-बार छोड़ा। दोस्तों, आज की वीडियो में आप भारत के बंटवारे से जुड़े 19 अनोखे फैक्ट्स जानेंगे। नंबर 19। भारत के विभाजन की तारीख घोषित होने के बाद बहुत से मुसलमानों ने यह मांग की कि ताजमहल को तोड़कर पाकिस्तान ले जाना चाहिए और वहां फिर से इसे बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ताजमहल आखिरकार मुसलमान बादशाह ने बनवाया था, लेकिन यह मांग कोई जोर नहीं पकड़ सकी। नंबर 18। कुछ हिंदू साधु कह रहे थे, चाहे जो भी हो जाए, सिंधु नदी पाकिस्तान नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सिंध के बिना हिंद कैसे हो सकता है, क्योंकि भारत की संस्कृति सिंधु, गंगा और सरस्वती नदी के किनारे फली फूली है। नंबर 17। माउंटबेटन दोनों देशों की इंडिपेंडेंस सेरेमनी में शामिल होना चाहते थे, इसीलिए भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त को और पाकिस्तान को आज़ादी 14 अगस्त को मिली। अगर दोनों देश एक ही दिन आज़ाद होते तो माउंटबेटन का दोनों देशों की सेरेमनी में पहुंच पाना मुमकिन नहीं होता, इसीलिए दोनों देश अलग अलग दिन आज़ाद हुए। नंबर 16। पाकिस्तान एक अलग देश बना था, उस वक्त उसके पास अपनी करेंसी नहीं थी। 1948 तक पाकिस्तान भारतीय नोटों पर अपनी मुहर लगाकर भारतीय करेंसी का इस्तेमाल किया करता था। 1948 के बाद पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपीज इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। नंबर 15। जैसे एक परिवार में दो भाइयों का बंटवारा होता है और घर में मौजूद एक एक चीज को बांटा जाता है, वैसे ही भारत और पाकिस्तान बंटवारे के दौरान जमीन के साथ साथ बहुत कुछ बांटा गया था। सिक्के, नोट, टेबल, साइकिल, कुर्सी, टाइपराइटर, लाइब्रेरी में मौजूद किताबों को भी बांटा गया था। कुछ पाकिस्तान के हिस्से में आया और कुछ भारत के। इन बंटवारे को लेकर काफी झगड़े हुए, क्योंकि इस्लाम में शराब को हराम मानी जाती है, इसीलिए शराब को लेकर बहस नहीं हुई और शराब भारत के हिस्से में आई। नंबर 14। भारत के वायसराय के पास 12 घोड़े गाड़ियां थी। 6 गाड़ियां सोने से जड़ी थी तो 6 चांदी से जड़ी थी। दोनों देश सोने की गाड़ियां चाहते थे। इस बात को लेकर काफी बहस हुई कि किस देश के पास सोने की गाड़ी आ जाएगी और किसके पास चांदी की। अंत में यह फैसला हुआ कि टॉस करके यह फैसला किया जाए कि सोने की गाड़ियां किसके पास रहेंगी और नतीजा भारत के पक्ष में गया। नंबर 13। पाकिस्तान की पहली राजधानी कराची थी। बंटवारे के 20 साल बाद 14 अगस्त 1967 को इस्लामाबाद को पाकिस्तान की राजधानी बनाया गया। नंबर 12। अप्रैल 1948 को प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने कुरुक्षेत्र रिफ्यूजी कैंप का दौरा किया था। यह कैंप 1 लाख लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें 3 गुना लोग रह रहे थे। शाम को यहां सरकार की तरफ से डिज्नी फिल्म दिखाई जाती थी, जिसे एक बार में 15,000 लोग देखते थे। नंबर 11। 14 अगस्त 1947 को जब भारत को आजाद होने में कुछ ही घंटे शेष बचे थे, पूरे देश में हजारों हिंदू, सिख, मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था। माउंटबेटन के बारे में यह कहा जाता है कि उस वक्त वह अपनी पत्नी एडवीना के साथ अमेरिकन एक्टर की मूवी देख रहा था। नंबर 10। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा की कि 3 जून 1948 को भारत से ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा। 1947 की शुरुआत में देश में हिंदू मुस्लिम दंगे शिखर पर थे। 3 मार्च 1947 को गांधी जी ने कहा, देश का बंटवारा उनकी लाश पर से होगा।
एक तरफ गांधी जी अपनी जीत पर अड़े थे और दूसरी तरफ देश में हो रहे भयानक रक्तपात को देखते हुए सरदार पटेल और नेहरू ने यह मान लिया था कि अब देश का बंटवारा करना ही पड़ेगा। उधर माउंटबेटन को यह अनुभव हो रहा था कि ब्रिटेन को भारत में हो रही हिंसा के कलंक से बचना है तो जल्दी से जल्दी देश को आजाद कर देना चाहिए। यही वजह है कि माउंटबेटन ने आजादी की तारीख जून 1948 से खिसकाकर 10 महीने पहले 15 अगस्त 1947 को कर दी थी। आखिरकार देश को आजादी मिली, लेकिन देश के विभाजन की कीमत पर। नंबर 9, मुंबई के गवर्नर जॉन कोलविले ने माउंटबेटन को लिखा था कि भारत की आजादी के बाद अगर उसे ब्रिटिश फ्लैग फहराने नहीं दिया या ऐसा झंडा फहराने नहीं दिया जिसमें यूनियन जैक लगा हो तो वह भारत में नहीं रुकेगा। माउंटबेटन खुद इस बारे में सोच रहा था। उसने अपने आप दोनों देशों का झंडा तैयार किया। उसने भारत के लिए स्वराज फ्लैग का इस्तेमाल किया और उसकी ऊपरी तरफ छोटा सा यूनियन जैक बना दिया, और पाकिस्तान के लिए उसने मुस्लिम लीग का झंडा लिया और उस पर भी यूनियन जैक बना दिया। फिर दोनों झंडे जिन्ना और नेहरू के पास भेजे गए। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि पाकिस्तान के लिए हम इस झंडे को नहीं अपना सकते क्योंकि चांद के लिए क्रिश्चियन क्रॉस मुसलमानों की भावनाओं के लिए ठीक नहीं है, और पंडित नेहरू ने भी उसे अस्वीकार कर दिया और उसे एक नया डिजाइन भिजवाया जिसमें बाकी तो सब स्वराज फ्लैग जैसा ही था, बस चरखी के स्थान पर अशोक चक्र बनाया गया था और उस पर यूनियन जैक नहीं था। माउंटबेटन के पास दोनों देशों के झंडे अपनाने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था। इस तरह ब्रिटिश फ्लैग को पूरी तरह विदा कर दिया गया। नंबर 8, देश भर में ब्रिटिश फ्लैग को उतार लिया गया था और तिरंगा लहराया जा रहा था। पंडित नेहरू ने माउंटबेटन की इस गुजारिश को मान लिया था कि ब्रिटिश फ्लैग को उतारते वक्त किसी तरह का जश्न नहीं होगा ताकि अंग्रेजों की भावनाओं को ठेस न लगे। तिरंगा लहराए जाने पर ही समारोह किया जाएगा। नंबर 7, 15 अगस्त 1947 के दिन जब देश आजादी का जश्न मना रहा था, तब गांधी जी आजादी के जश्न में किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। उस दिन, उस दौरान वह कोलकाता में थे और हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने का प्रयास कर रहे थे। नंबर 6, सिरिल रेडक्लिफ जाने माने ब्रिटिश लॉयर थे। इन्होंने ही भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींची थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि रेडक्लिफ को भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री सेट करने के लिए बंटवारे से महज कुछ ही हफ्ते पहले भारत बुलाया गया था। इससे पहले यह कभी भारत नहीं आए और ना ही इसके बाद वह कभी भारत लौटे। जब रेडक्लिफ भारत आए, उस समय उन्हें भारत की राजनीति, व्यापार, संस्कृति, लोगों के आपसी रिलेशन, नदियों के बारे में और भारत के गांव की स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यहाँ तक कि उन्हें भारत के भूगोल की भी पूरी जानकारी नहीं थी। नंबर 5, रेडक्लिफ को इस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा तय करनी थी जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान पाकिस्तान में रह जाएं और ज्यादा से ज्यादा हिंदू सिख भारत में रह जाएं। लेकिन रेडक्लिफ द्वारा खींची गई लकीर ने 50 लाख हिंदू और सिख को पाकिस्तानी पंजाब में छोड़ दिया और 50 लाख मुसलमानों को भारतीय पंजाब में छोड़ दिया। नंबर 4, रेडक्लिफ के काम से ना तो इंडियन लीडर खुश थे और ना ही पाकिस्तानी लीडर। दोनों ने जमकर रेडक्लिफ की आलोचना की। इससे रेडक्लिफ नाराज हो गए। रेडक्लिफ को उसके काम के लिए 2000 पाउंड मिलने थे। उसने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन पैसों को लेने से इनकार कर दिया। नंबर 3, 15 अगस्त 1947 को दोनों देश आजाद हो गए और दोनों देशों का बंटवारा हो चुका था। लेकिन रेडक्लिफ ने दोनों देशों की सीमा रेखा वाली रिपोर्ट आजादी के 2 दिन बाद 17 अगस्त को पब्लिश की। यह एक बड़ा कारण था कि देश की इतनी बुरी हालत हुई और इतने लोग मारे गए।
क्योंकि आधे लोगों को पता ही नहीं था कि पंजाब का कौन सा हिस्सा पाकिस्तान के पास रहेगा और कितना हिंदुस्तान के पास। लोग बेहाल होकर सिर्फ अपनी मंजिल को तलाश रहे थे। नंबर 2, इतिहासकार लियोनार्ड मोस्ले लिखते हैं कि अगर रेडक्लिफ रिपोर्ट आजादी से पहले पब्लिश हो जाती और इसकी जानकारी पहले ही प्राप्त होती कि कौन सा हिस्सा किस देश के पास जा रहा है, तो फौज को अच्छे से तैनात किया जा सकता था। लेकिन माउंटबेटन ने रेडक्लिफ रिपोर्ट के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। देश की आजादी का दिन तो खुशी खुशी बीत गया, लेकिन लाखों लोगों का सब कुछ तबाह हो गया। नंबर 1, इतिहासकार माइकल एडवर्ड्स लिखते हैं कि माउंटबेटन भारत की स्थिति को संभालने में बिल्कुल नाकाम रहा। जितना समय उसने दोनों देशों के झंडे तैयार करने जैसे मसले में बर्बाद किया, उतना समय देश की असली समस्याओं पर नहीं लगाया। बंटवारे में कितने लोग मारे गए और कितने लोगों ने अपना घर छोड़ा, इस बारे में कुछ भी प्रमाणित रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2 लाख से लेकर 20 लाख तक लोग मारे गए थे और करीब 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ा बंटवारे के दौरान। अगर किसी की बहुत ही बुरी दुर्दशा हुई थी तो वह थे बच्चे और महिलाएं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस भयंकर त्रासदी का असली जिम्मेदार कौन होगा? किसकी गलती के कारण लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाई और करोड़ों लोगों ने अपना घर बार छोड़ा? फैसले बड़े लोग लें और नतीजा आम आदमी को भुगतना पड़े, ये तो सही नहीं है ना? अगर हमारे घर में किसी चीज को लेकर छोटा सा भी बंटवारा हो जाता है तो कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं एडजस्ट करने में, यह तो आप जानते ही होंगे दोस्तों। और यहाँ तो 2 देशों का बंटवारा हुआ था और वो भी इतने अव्यवस्थित तरीके से। अपने घर को छोड़कर जबरदस्ती भगाए जाने का दर्द केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने इस त्रासदी को खुद से झेला हो। हम लोग बस इसकी कल्पना ही कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल सके।